हेलो फ्रेंड्स, कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आइए अब कहानी की ओर चलते हैं। सानवी रूहान एपिसोड 17। अब नेक्स्ट। सानवी के ऐसे कहते ही रूहान ने बहुत डरावने तरीके से अपने गर्दन कबीर की तरफ घुमा दी, जिसे देख कबीर नीचे बैठ गया। उसे अपने पीछे ना देख रूहान की आंखें छोटी हो गई, उसके आईब्रोज आपस में जुड़ गई। उसने सानवी को घूर कर देखा तो सानवी ने जल्दी से उंगली से इशारा करके वहां रख के मशीन के पीछे इशारा करते हुए कहा, वो दिखिए वहां पर है वो डॉक्टर अंकल। सानवी की बात सुनकर रूहान को बहुत हंसी आ रही थी। वही कबीर का मुंह बन गया। सीधा अंकल? अरे बहना, भाई बोल देती, ब्रो बोल देती, भैया बोल देती, यंग मैन बोल देती, सीधा अंकल। कबीर रोनी शक्ल बनाकर वहां पर छुपा हुआ था। तभी उसे अपने गर्दन पर एक भारी भरकम वजन का एहसास हुआ और वो पूरी तरीके से फर्श की तरफ झुकते हुए बोला, मर गया, मर गया, आओ बचाओ, कोई बचाओ, मेरी गर्दन टूट गई मेरी गर्दन। रूहान ने बहुत डरावने तरीके से उसके गर्दन को पकड़कर उसे सीधा खड़ा कर दिया और उसे घूर कर देखते हुए बहुत डरावने तरीके से बोला, पहले वार्निंग दी थी ना, मेरे माऊ पर कोई भी बुरी नजर नहीं डालेगा। लगता है तुम सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। उस दिन की सजा कम पड़ गई थी ना तुम लोगों को। ये प्रोसीजर पूरी हो जाने दो, फिर तुम्हें देखता हूं मैं। कबीर ने बेचारा सा मुंह बनाया और फिर रूहान से डरते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बहुत रिक्वेस्ट भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, यार सच में मैंने उन्हें नहीं छेड़ा था, मैंने तो सिर्फ इंजेक्शन ऊपर की तरफ उठा दिया था। रूहान ने उसके सर पर जोर से टपली मारी और गुस्से से बोला, दिखाया ही क्यों? अगर तुम्हारा काम हो गया हो ना तो मेरा काम कर दो, वरना उसकी जगह तुम बेड पर होंगे। रूहान की बात सुनकर कबीर का मुंह बन गया और वो बोला, ठीक है ना, तू मुझे अब लड़कियों के पास जाने नहीं दे रहा है। 1 महीने तक मैं किसी को छू नहीं सकता तो ठीक है ना, मैं इतना तो कंट्रोल कर ही सकता हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ, छी छी, मैं ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। कबीर की बात सुनकर रूहान के दिमाग के नसें तन, उसके मसल्स उभर कर बाहर आ गए। उसने बहुत ही डरावनी नजरों से कबीर को देखा तो कबीर भागते हुए जल्दी से सानवी के सामने जाकर खड़ा हो गया और सानवी को देखते हुए बोला, बहना, मेरी प्यारी बहना, इस रक्षाबंधन पर मैं खुशी खुशी तुझे राखी बांध लूंगा। चाहे तो तुम भी मुझे बांध लेना, तुम्हें चाहिए वो दे दूंगा, लेकिन प्लीज तुम्हारे पति देव को कह दो कि मैं तुम्हें नहीं छेड़ रहा था। सानवी ने एक नजर रूहान को देखा और धीरे से बोली, पहले बताइए, आप मुझे इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? कबीर ने रोनी शक्ल बनाई और वो कभी रूहान को देखता तो कभी सानवी को। एक तरफ उसकी प्यारी बहन थी तो दूसरी तरफ उसका राक्षस पतिदेव। अब वो सुने तो सुने किसके? उसने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा, तुम दोनों लगे रहो, मैं बाद में आता हूँ। कहते हुए वो बाहर की तरफ जाने लगा, जिसे देख रूहान ने उसे रोकते हुए कहा, कबीर, टाइम पास मत करो। अगर तुम फ्री बैठे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग तुम्हारी तरह यहाँ पर फ्री बैठे हैं। अगर नहीं चाहता कि तेरी जॉब चली जाए, तेरा बिजनेस बंद हो जाए, तेरा लाइसेंस छीन जाए, तो चुपचाप मेरा काम कर दो, वरना कल तुम यूरोप के रास्ते पर कटोरा लेकर घूमते फिरोगे और तुझे कोई फूटी कौड़ी सिक्की भी नहीं देगा। सानवी ने उसे देखा और अपने धीरे आवाज में कहा, कितने दुष्ट भेड़िया है ये, अपने दोस्त से कैसे बात कर रहे हैं? इतनी इनकी प्रॉपर्टी क्या ये अकेले ऊपर लेकर जाने वाले हैं? मुझे भी नहीं दे रहे हैं, अपने दोस्त पर भी नहीं लूट रहे हैं। पता नहीं इतना काम करके क्या करने वाले हैं। कबीर और रूहान ने दोनों ने भी सानवी की बात सुन ली थी, जिस पर मौके का फायदा उठाते हुए कबीर ने इंजेक्शन को अपने हाथ में लिया और रूहान को इशारा करते हुए सानवी से कहा, सही कहा तुमने बहना, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी है ना इसकी, इतनी ज्यादा है ना कि पूरी दुनिया खरीद सकता है, लेकिन इतना ज्यादा कंजूस है ना, सच में इतना ज्यादा कंजूस है ना कि इसके हाथ से 100 रुपए का नोट भी बहुत मुश्किल से निकलता। कबीर की बात सुनकर सानवी का मुंह खुला का खुला रह गया।
और वो अजीब नजर से रूहान को देखने लगी, जिसे देख रूहान ने अपने गर्दन को बुरी तरीके से मरोड़ दी और उसे घूरते हुए बोला, भूल मत, तेरी इस हॉस्पिटल का मेंटेनेंस से लेकर लाइट बिल से लेकर तेरे यहाँ जो जॉब कर रहे हैं उन्हें भी मैं अकेले पेमेंट देता हूँ। रूहान आगे की बात पूरी करता इससे पहले ही कबीर झट से हो गया। उसकी बात सुनकर रूहान और सानवी ने उसे अजीब नजरों से देखा तो कबीर ने अपने हाथ में पकड़ा इंजेक्शन उसे दिखाते हुए कहा, हो गया लगाकर। रूहान उसके बात पर चिढ़कर बोला, तो क्या महारत हासिल कर लिया था? उसकी बात सुनकर सानवी एक नजर अपने हाथ की तरफ देखा तो वहां पर छोटा सा कॉटन था, जिसे देख सानवी जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता हुआ देख रूहान की आंखें छोटी हो गई और वो उस पर चिल्लाते हुए बोला, चुप करो माऊ, जब लगाया तब तो नहीं रोई, अब लगने के बाद रो रही हो। कबीर ने अपना सर नामे हिलाते हुए कहा, अरे यार क्यों उसे डांट रहा है, वो तो अब अपने आप ही चुप हो जाएगी। उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उन दोनों को देखा और फिर उन दोनों की तरफ उंगली करते हुए कहा, कहीं तुम दोनों ने सच में मुझे मारने का तो प्लान नहीं बनाया है ना? कहीं मेरे ऑर्गन निकालकर बेचने तो नहीं वाले हैं ना? अगर हाँ तो मेरा दिल किसी अच्छे सुंदर और सुशील लड़के को देना। प्लीज डॉक्टर अंकल, मेरा दिल किसी भी ऐरे गैरे के हाथ मत लगने देना, वरना मरने के बाद मुझे सैड फील होगा। सानवी की बात सुनकर रूहान ने घूर कर कबीर को देखा और फिर अपनी डरावनी नजर से सानवी को देखते हुए अपनी खूंखार आवाज में बोला, लगता है तुम्हें अपना दिल बेचने की बहुत जल्दी पड़ी है। तुम घर चलो, आज तुम्हें मैं बताता हूँ ये दिल किसके नाम है और ये दिल किसके लिए धड़कना चाहिए। आज तो इस पर मैं कब्जा करके रहूंगा, तेरे दिल पर, अंदर से भी और बाहर से भी। रूहान की बात सुनकर सानवी अपनी बंद हुई आंखों से उसे देखते हुए धीरे से बोली, मैं आपसे प्यार नहीं करती, आप मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरा दिल किसी के पास भी जाए, किसी के लिए भी धड़के, आपको उससे क्या? उसकी बात सुनकर रूहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया और वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तेरी तो। लेकिन तब तक सानवी ने अपनी आंखें बंद कर दी थी, मतलब वो बेहोश हो गई थी। उसके बेहोश होते ही कबीर ने रूहान को देखते हुए कहा, सब प्रोसीजर शुरू हो गई है और इसकी बॉडी थोड़ी सी वीक है लेकिन हो जाएगा, पर तू करने क्या वाला है ये भी तो बता। रूहान ने उसे डरावनी नजरों से देखा और अपने होठों के कोनों को तिरछी करते हुए बोला, बस तुम देखते जाओ। कहते हुए रूहान ने कबीर को देखा और फिर अपनी जेब से छोटी सी डिब्बी निकाली जो लगभग 2 इंच की थी। कबीर के साथ वहां पर और 4 डॉक्टर आ गए थे, जिसमें 2 फीमेल थी और 2 मेल डॉक्टर थे। जल्द ही उनके मॉनिटर पर सानवी की बॉडी के हर एक मूवमेंट दिखाई देने लगी। कबीर ने रूहान को इशारा किया तो रूहान ने उस 2 इंच की डिब्बी में से अपना वो रोबोट निकालकर कबीर के सामने रख दिया। तो कबीर ने उस रोबोट को लेकर सानवी के चेहरे की तरफ रख दिया और फिर सानवी के मुंह को थोड़ा सा खोलकर उस रोबोट को उसके मुंह के अंदर भेज दिया। उस रोबोट को रूहान ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे, जिसे देख उस रोबोट ने सानवी के शरीर के अंदर जाकर हर एक ऑर्गन पर स्कैनर कर दिया, जिससे उस मॉनिटर पर सब कुछ क्लियरली दिखने लगा। इतना क्लियर कि कबीर के साथ साथ वहां पर खड़े बाकी डॉक्टर भी हैरान हो गए, क्योंकि उस रोबोट में एक कैमरा लगाया हुआ था जिससे ह्यूमन बॉडी, एनिमल्स बॉडी या फिर कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर उस रोबोट को भेजा जाए तो वो इतनी डिटेल्स में हर एक जगह की अच्छे से स्कैनिंग कर सकता था, जिसे जो भी डैमेज अंग हो जो सोनोग्राफी या फिर एक्सरे में नहीं दिखाई जा सकता था, वो चीज भी वो अच्छे से स्कैन कर सकता था, जो वो सानवी के बॉडी में अच्छे से कर रहा था। फिर रूहान ने उसे इंस्ट्रक्शन दी और उस रोबोट को उसके शरीर से बाहर बुला लिया। कबीर ने हैरानी से रूहान को देखते हुए कहा, वॉट हैव यू रियली मेड फॉर अ मैन? वॉट आर यू फ्रेंड? सच में ये तो गजब का है। रूहान ने फिर वहां पर खड़े दोनों फीमेल और मेल्स डॉक्टर को बाहर भेज दिया। इसके बाद उस वीआईपी कमरे में वीरेन आया। अब उस कमरे में वीरेन, कबीर और रूहान ही थे।
कबीर ने उस रोबोट को अपने हाथ पर रखा और फिर उसके हाथ में एक 1.25 इंच की चिप देकर उसे इंस्ट्रक्शन देकर फिर से सानवी के बॉडी में भेज दिया, जो कि एक लचकदार रोबोट था जो च्युइंगम की तरह फिसलते हुए सानवी के शरीर के अंदर चला गया। वो कोई नॉर्मल चिप नहीं थी, उसने लोकेशन के साथ साथ वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया हुआ था। सानवी अगर अपने आप से भी कुछ बोल रही हो तब भी रूहान को पता चल सकता है, लेकिन तब जब रूहान अपने कान में कॉर्ड्स नहीं लगाए, वो ब्लूटूथ से कनेक्ट था। वीरेन ने कबीर को देखा, फिर रूहान को देखते हुए हैरानी से बोला, रूहान, तू ये क्या कर रहा है और क्यों? वो बहुत ज्यादा हैरान था, इतना कि उसने हैरानी से की कोई लिमिट नहीं थी। उसे पता था उसका दोस्त जरा सरफिरा इंसान है, लेकिन वो अपने प्यार के साथ अपनी बीवी के साथ ऐसा कुछ करेगा, इसके बारे में तो उसने सोचा ही नहीं था। मतलब उसकी सोच कहाँ तक पहुंच सकती है, इसका अंदाजा लगाना ही किसी के बस में नहीं था। रूहान ने अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान ली और अपने दबंग आवाज में बोला, ये सिर्फ मेरी है और इस पर भी सिर्फ मेरा हक है। इसके पास्ट की बातें जानने का मेरे पास एक ही रास्ता था जो मुझे मिल गया है, बिकॉज आई एम रूहान सिंह राणा। जो कोई नहीं कर सकता वो सिर्फ रूहान राणा कर सकता है। वीरेन ने उसे देखते हुए कहा, ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तभी किसी दिन इसके बारे में भाभी को पता लगा तो क्या करेगा? रूहान ने अपने चेहरे पर भयंकर सनक भरी मुस्कान ली और अपने दबंग आवाज में डरावनी तरीके से हंसते हुए बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा और समझो आ भी गया तब भी वो कुछ नहीं कर सकती। कबीर ने हैरानी से अपने मन में कहा, मैंने तो कहा था इसका इश्क बड़ा ही कातिलाना होगा, लेकिन इसका इश्क इतना सरफिरा होगा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। उसने डरते हुए सानवी की तरफ देखा और अपने मन ही मन में बोला, नसीब लगता है ऐसा प्यार करने वाला पति मिला, लेकिन इस हद तक किसी का पोजीशन वाला इश्क। अब तो ये लड़की मन में भी इसे गालियां नहीं दे सकती। हाय रे फूटी किस्मत माऊ बच्ची की। उसने अपना सर जोर जोर से ना में हिलाया, जिसे देख रूहान ने कबीर के सर को एक हाथ से पकड़ लिया, जिससे कबीर ना तो उसके गर्दन को हिला पा रहा था और ना ही झुका पा रहा। रूहान ने गुस्से से उसे एक लुक दिया और कहा, जितना मुझे मन ही मन कोस रहे हो ना, भूलना मत, ये प्रोसीजर मैं तुम पर भी अप्लाई कर सकता हूँ। और फिर तेरे मन में, तेरे दिमाग में तेरे साथ साथ क्या हो रहा है ना, सबका पता चल जाएगा मुझे। कबीर ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, ये बिल्कुल ठीक है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अभी तुमने उसके बॉडी में गले में इस तरह से जो चिप लगाई है, इससे शायद उसका गला बैठ सकता है या फिर उसे गले में खांसी भी हो सकती है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, सूजन भी हो सकती है। हमें कुछ दिन उसका चेकअप करना पड़ेगा, इसलिए खास बात का ध्यान रखना, उसे ज्यादातर हेल्दी और लिक्विड खाना ही देना। रूहान ने उसे एक नजर देखा और फिर उसे बाहर जाने का इशारा किया। वीरेन ने उसे देखते हुए कहा, ध्यान रखना उसका। रूहान ने उसे एक नजर देखा और फिर वही चेयर पर बैठकर उसने सानवी का हाथ कसकर पकड़ लिया और उस पर चूमते हुए बोला, सानू बेबी, यू आर माइन, ओनली माइन। अब जल्द से जल्द मैं उस राज का भी पता लगाऊंगा जिसके बाद में मुझे कुछ भी पता नहीं है। अब तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर और तुम्हारे पूरे के पूरे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे सोच के ऊपर भी अब सिर्फ और सिर्फ इस रूहान सिंह राणा का हक होगा। कहते हुए रूहान जोर जोर से हंसने लगा। मेरा इश्क है बड़ा कातिलाना, मेरे इश्क से इश्क कर लो मेरी जालिमा, तेरे इश्क पर भी हम कुर्बान हो जाएंगे, इतना ज्यादा इश्क हमें तुमसे, इश्क इश्क को भी हर हदें पार करने के लिए मजबूर कर देंगे। रूहान एक टक सानवी के चेहरे को देखे जा रहा था। लगभग 1 घंटे बाद सानवी को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजर सीधा जाकर रूहान के ऊपर ठहर गई, जो उसके पास ही लेटा हुआ था। उसका एक हाथ सानवी के सर के ऊपर से दूसरी तरफ था और दूसरे हाथ से उसने अपना मोबाइल पकड़कर उस पर कुछ कर रहा था।
जब सानवी को होश में आता देख रूहान को महसूस हुआ। उसने जल्दी से अपना फोन जेब में डाला और उसे देखते हुए प्यार से बोला, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? सानवी ठीक से उठकर बैठ गई और पहले अपने आप को देखते हुए बोली, मैं ठीक तो हूं ना? आपने मेरे ऑर्गन को तो नहीं बेचा ना? और मेरा दिल कहाँ पर है? रूहा ने घूरकर उसे देखा और कहा, पागल लड़की, तुम मरी नहीं हो जो तुम्हारा दिल किसी और को दे दूंगा। अगर तुम्हें मौत भी आई ना तो मेरे हाथों से ही आएगी, और तब मैं खुद तुम्हारा दिल अपने इन हाथों से निकाल कर मेरे पास रख दूंगा। उसकी बात सुनकर सानवी के हैरानी का की कोई लिमिट ही नहीं रही, लेकिन उसे हल्का सा वीकनेस लग रहा था, जिस कारण वो चुपचाप लेटी ही रही। रूहा ने उसे देखा और फिर अपनी दबंग आवाज में बोला, चलो, अब तुम्हारा पूरी तरीके से चेकअप हो गया है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अब हम सेकंड हनीमून बनाने के लिए जा सकते हैं विदाउट सेफ्टी लॉ। कहते हुए रूहान के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी, और उसकी बात सुनकर सानवी के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। उसका मूड देख रूहान ने सानवी को और परेशान नहीं किया और उसे लेकर अपने पैलेस की तरफ जाने लगा। रास्ते में भी सानवी बिल्कुल खामोश थी और उसकी खामोशी देख रूहान को अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना लैपटॉप लिया और उस पर अपना काम करते हुए बिना सानवी की तरफ देखे अपनी दबंग आवाज में पूछा, बाहर कौन है? क्या या फिर तुम्हें अचानक ही तुम्हारे मुंह पर लॉक लग गया? रूहान के ऐसे पूछने पर सानवी ने उसे देखा और फिर अपनी नजर घुमा दी। उसे ऐसे देख रूहान की उंगलियां लैपटॉप पर चलते चलते रुक गई। उसने 1 मिनट तक उसके चेहरे को देखा और फिर अपने लैपटॉप में कुछ कोड डालते हुए फिर से उसे अपनी दबंग आवाज में पूछा, क्या हुआ माऊ? क्या तुम्हें कुछ चाहिए? फिर भी सानवी ने उसे कुछ नहीं कहा, जिसे देख रूहान ने अपनी जेब में से कोड निकाले और सानवी जिस तरफ बैठी थी उसके अपोजिट साइड उसने अपने कान में एक कोड डाल दिया और फिर उसका डेमो देखने के लिए उसने फिर से सानवी से बात करते हुए पूछा, अब तुम कुछ बोलोगी भी या नहीं? सानवी ने अपनी आंखें छोटी की और अपने गर्दन पर हाथ लगाते हुए धीरे से अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए बोली, भेड़िया कहीं का, पता नहीं मुझे किस बात का इंजेक्शन दिया था, मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही है। हे भोलेनाथ, मेरा गला कहीं उन्होंने मेरे गले का वॉइस तो नहीं निकाल दिया ना? क्या अब मैं कभी बोल नहीं सकती? क्या मेरी बातें इन्हें इतनी ज्यादा बुरी लगती थी जो उन्होंने मेरी आवाज ही बंद कर दी है? भोलेनाथ, ये कैसा इंसान बना दिया आपने इस धरती पर? ये तो धरती पर इंसानों के नाम पर बोझ बन गया है। उसके मुंह में बात करने की आदत तो पहले से ही थी, लेकिन वह इतनी ज्यादा क्लियरली बोल रही थी कि रूहान को उसकी आवाज अच्छे से समझ आ गई थी। तभी उसने अपने मन में कहा, अच्छा तो मैडम का गला बैठ गया है, चलो इसके थोड़े से मजे लिए जाए। कहते हुए रूहान के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई और उसने सानवी के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए धीरे से पूछा, माऊ बच्चा, क्या तुम्हें किस चाहिए? उसकी बात सुनकर सानवी ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और अपनी गर्दन जोर से ना में हिलाई, जिसे देख रूहान ने उसके गर्दन पर हाथ रखा और उसे अपने सख्त अंगूठे से हल्के हल्के बहुत ही नशीले अंदाज में सहलाते हुए पूछा, क्या तुम्हें नेक किस चाहिए? उसकी बात सुनकर अब सानू का उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरते हुए उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी, जिसे देख रूहान अपने मन ही मन हंसते हुए उसने सानवी का हाथ पकड़ लिया और फिर पूछा, यस आई नो, तुम्हें हाथों पर किस चाहिए? यस यस, अब तुमने इतनी बार मुझे हॉस्पिटल में भेड़िया कहा था, अभी मन ही मन भेड़िया कह रही हो, तो उसका जुर्माना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन मैंने सोचा है आज तुम्हें मैं पनिशमेंट अब नहीं दूंगा, पर ये मेरी जुबान है ना, मेरा साथ नहीं दे रही है। कहते उसने सानवी को अपनी तरफ खींच लिया और उसके गर्दन पर अपने हाथ को रखकर अंगूठे से उसके गर्दन ऊपर की तरफ झुका दिया और
फिर उसके गर्दन पर चूमने लगा। उसके किस से सानवी के बदन में झंझनाहट दौड़ गई और वो तेज-तेज सांसें लेने लगी। रूहान ने 5 मिनट बाद उसे छोड़ दिया और फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, "यू आर अमेजिंग माऊ। तुम्हारा टेस्ट ना टू गुड। इस टेस्ट की तरह मैंने आज तक कोई भी टेस्ट नहीं किया होगा। बहुत हेल्दी हो यार तुम। सोचो अब तुम्हारे इस किस इतनी ज्यादा हेल्दी है तो तुम्हारे साथ जब जब मैं रोमांस करूंगा मैं कितना ज्यादा हेल्दी बन जाऊंगा। और तुम्हें तो पता है मुझे हेल्दी खाना कितना ज्यादा पसंद है। तो अब मैंने सोचा है हर शाम, रात, दोपहर, सुबह इस हेल्दी खाने को खा लूं।" कहते हुए उसने सानवी के कमर को पकड़ लिया और उसके शर्ट के अंदर हाथ डालकर उसके कमर को बहुत ही अजीब तरीके से सहलाने लगा। सानवी ने हैरानी से और गुस्से से उसे लुक दिया और अपने मन में बोली, हौसी भेड़िया, दिन में इतनी बार सेक्स करेगा तो हेल्दी के जगह डैमेज नहीं हो जाएगा। रूहान सिंह राणा जवानी में बुढ़े हो गए। कहते हुए सानवी जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता हुआ देखकर रूहान ने अपनी आंखें छोटी की और उसे देखते हुए बहुत डरावनी तरीके से बोला, जवानी में बुढ़ा होने के लिए इतना हेल्दी खाना नहीं खाया करता मैं। और तुम्हें क्या लगा मैं दिन में इतनी बार नहीं कर सकता? आओ तुम्हें डेमो दे देता हूँ। उसकी बात सुनकर सानवी बहुत ज्यादा घबरा गई और जल्दी से सीट के पीछे की तरफ खिंचकते हुए अपनी टूटी फूटी आवाज में बोली, राणा जी, आप ठीक तो है ना कि सच में आपके अंदर भेड़िया की आत्मा तो नहीं घुस गई ना? उसकी टूटी फूटी आवाज बहुत बहुत डरावनी तरीके से बाहर निकल रही थी, जिसे सुनकर रूहान के होठों के कोने टेढ़े हो गए और वो उसके होठों को सहलाते हुए बोला, इसका कुछ तो इलाज करना पड़ेगा। कहते हुए पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। कुछ देर बाद वो लोग पैलेस पहुंच गए थे। जब वो पैलेस पहुंचे तो वीरेन, कबीर और ज्योति पहले ही हॉल के सोफे पर बैठे हुए थे। उन तीनों की आपस में कुछ बातें चल रही थी, जिसे सुनकर सानवी भी उनकी तरफ जाने लगी, जिसे देख रूहान ने उसके हाथ को पकड़ लिया और कहा, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मुझे रेस्ट करना है। कम ऑन, हम चल रहे हैं। रूहान की बात सुनकर सानवी ने अपनी गर्दन पर हाथ रखा और उसे सहलाते हुए फिर से अपनी टूटी फूटी आवाज में कहा, तो आपको रेस्ट करना है ना? तो मैं क्यों आऊं? मुझे नहीं आना है आपके साथ। आप जाइए ना। सानू के मना करने पर रूहान ने अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे देखा और अपने दमदार आवाज में बोला, तुम आ रही हो या नहीं? उसकी आवाज सुनकर सानवी ने डरते हुए उसे देखा और चुपचाप आगे चलने लगे, जिसे देख रूहान भी उसके पीछे चलने लगा। उन दोनों को देख के वीरेन और कबीर ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने दिल पर हाथ रखते हुए वीरेन बोला, वाह, क्या नजारा है। यूरोप का किंग द रूहान सिंह राणा, जो किसी के पीछे नहीं चलता, वो आज खुद अपनी बीवी के पीछे चल रहा है। सच कहते हैं लोग, प्यार में क्या से क्या बन जाते हैं। उन दोनों की बात सुनकर ज्योति ने उन दोनों को देखा और फिर सानवी और रूहान को देख अपने मन में बोली, हे महादेव, ये सब कुछ क्या हो रहा है? प्लीज इन सबको रोकिए। जो कुछ भी हो रहा है इन्हें रोक दीजिए। बहुत गलत हो रहा है। अगर सानवी भी उनके प्यार में पड़ गई तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। ज्योति बेचारी इस बात से अनजान थी, जिसे वो दूर रखने की कोशिश करने के लिए कह रही थी। उसने तो अपने बीवी को अपने पास रखने के लिए एक ऐसा हथियार अपना लिया था जिससे वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकती थी। अब तो वो परमानेंटली उसकी बीवी बन चुकी थी, बस धमाके होने बाकी थे। कबीर ने अपने फोन में को देखा, जिस पर लगातार किसी के फोन आ रहे थे, जिससे ज्योति का भी ध्यान टूट गया क्योंकि कबीर बिल्कुल भी फोन नहीं उठा रहा था। लगभग बैठे बैठे उसे फोन पर 20 से 25 कॉल आकर जा चुके थे। वीरेन ने बोर होते हुए कहा, अरे यार, उठा ले, देख तो किसका है। कबीर ने उसे देखा और फिर ऊपर चढ़ रहे रूहान और सानवी को, जो अब लिफ्ट में जा रहे थे।
फिर वो रोनी शक्ल बनाकर बोला, यार मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ रहा है, बेचारी मुझे बुला रही है, कितने दिन हो गए उससे मिला भी नहीं। इस राणा ने सजाई ऐसी दी है, उससे बात ही नहीं कर सकता। उसकी बात सुनकर वीरेन के आंखें में चमक आ गई और उसे अपनी आंखों में चमक लिए बोला, यार तू तो नहीं बात कर सकता लेकिन मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ी रोका गया है, ला फोन दे। कबीर ने अपनी आंखें छोटी की और एक टेक्स्ट मैसेज करते हुए वीरेन से बोला, लगता है राणा सरकार की तू मार खा कर मानेगा। राणा सरकार? ज्योति झट से उसे देखते हुए बोली। उसके आंखों में दहशत साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखें हैरानी से इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि उसकी कोई लिमिट नहीं थी। उसकी बात सुनकर कबीर ने उसे अजीब नजरों से देखा और वो कुछ बोलने ही वाला था कि वीरेन ने उसके हाथ को पकड़ लिया और फिर ज्योति को देखते हुए उसी हैरानी के साथ बोला, हाँ राणा सरकार, हमने सुना है उनके बारे में बहुत कुछ, उनसे मिलने भी जाना है। क्योंकि क्यों, क्या हुआ? तुम जानती हो उसे? कहते हुए वीरेन उसके मन की बात जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन ज्योति ने झट से अपने चेहरे पर आए भाव को छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, राजस्थान में उनका बहुत नाम सुना है ना, हमने इसलिए पूछा। कहते हुए उसने अपने चेहरे पर अजीब मुस्कुराहट ली और फिर बोली, चलो मैं जाती हूँ, सानू का इंतजार कर रही थी लेकिन अब तो वो नहीं मिलेगी, इसलिए जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। कहती हुई ज्योति अपनी जगह से उठ गई, जिसे देख वीरेन ने कबीर को इशारा किया और फिर वो उठकर ज्योति के पास जाते हुए बोला, वैसे ज्योति, मैं क्या पूछ रहा था, अब तुम्हें यूरोप घुमा देता हूँ, अब तो भाभी क्या तुम्हें मिलेगी नहीं? ज्योति ने थोड़ी देर कुछ सोचा, वो मना करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। उसने हाँ में जवाब दिया और बोली, ठीक है, मैं रेडी होकर आती हूँ। कहकर वो कमरे में चली गई। कमरे में आकर उसने किसी को फोन लगाया तो दूसरी तरफ से फोन उठा लिया गया। फोन उठाते ही ज्योति घबराई हुई आवाज में बोली, राणा सरकार, मैंने आज राणा सरकार का जिक्र सुना, वो भी यहाँ यूरोप में। क्या सच में काकासा को इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा? दूसरी तरफ से एक दमदार आवाज आई, मुझे तो उस बुड्ढे पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की है तो मुझे तो नहीं लगता कि वही होगा और उसी का कुछ हाथ होगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, बस सानू का ख्याल रखना। वो ठीक तो है ना? और तुम दोनों की पढ़ाई कैसे चल रही है? ज्योति ने सोफे पर बैठते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, बस मुझे सानू की चिंता रहती है। दूसरी तरफ से वही दमदार आवाज आई, अपना ख्याल रखना और उसे पता मत लगने देना कि तुमने मुझे फोन किया था, वरना गुस्सा हो जाएगी। ज्योति ने हाँ कहा और फोन रख दिया। वही उस कमरे के बाहर वीरेन खड़ा था, जिसने अधखुले दरवाजे से उसकी सारी बातें सुन ली थी। जैसे उसने फोन रखा, वीरेन वहां से चला गया और अपने मन में बोला, ये ज्योति ने किसको फोन किया था? जब हमने पूछताछ की तब तो इसके बारे में कुछ भी ऐसी वैसी बातें पता नहीं चली थी। इन दोनों का उस घर के अलावा कोई भी रिश्तेदार नहीं है, फिर ये किससे बातें कर रही थी? सोचते हुए वीरेन अपने कमरे में आ गया और उसने किसी को फोन करके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। फिर अपने हाथ को आपस में उलझाते हुए बोला, ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। सच कहता है रूहान, सानू एक मिस्ट्री गर्ल है और अब ये मिस्ट्री मेरे लिए सिर्फ मेरा काम नहीं, एक चैलेंज बन गया है और इस चैलेंज को मैं 100% पूरा करूंगा। ऐसे खतरनाक मिस्ट्रियों से खेलना तो मेरा काम ही है। रूहान का कमरा। जैसे ही रूहान और सानवी कमरे के अंदर आए, रूहान ने अपने कोट के बटन खोलते हुए कहा, माऊ, बाथटब अरेंज करो। उसकी बात सुनकर सानवी ने उसकी तरफ देखते हुए टूटी फूटी आवाज में पूछा, मैं करूं? रूहान ने उसे तिरछी नजरों से देखा और पूछा, तो क्या किसी और को कहूं? तुम कहो तो बता देता हूँ कि हम दोनों के बीच क्या क्या हो रहा है, ये पूरी दुनिया को पता चले।
उसकी बात सुनकर सानू हड़बड़ा गई और मुंह बनाते हुए बाथरूम के अंदर जाने लगे, जिसे देख रूहान ने अपनी कोट को उतारकर सोफे पर फेंक दी और फिर शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, मुझे रोज वाटर से नहाना है, इसलिए प्लीज अच्छे से अरेंज कर देना। सानवी ने मुंह बनाया और वो आगे निकल गई। रूहान ने अपने कान से कोड निकाले और टेबल पर रख दिए और फिर अपना फोन निकालकर वीरेन को कॉल किया। दूसरी तरफ से वीरेन ने कॉल उठाया और पूछा, क्या हुआ, तूने मुझे क्यों कॉल किया? रूहान ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, कुछ पता चला? वीरेन, बहुत कुछ पता चल सकता है क्योंकि तुम सच कह रहे हो। भाभी मिस्ट्री गर्ल ही है। बहुत कुछ छुपा है जो हमें पता नहीं है, जिसके बारे में हमें पता लगाना ही पड़ेगा। रूहान ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं सोच रहा था इस काम में ब्राउन को भी लगा दूं। उसकी बात सुनकर वीरेन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, तुम्हें ब्राउन को लगाने की जरूरत नहीं है, तुम बस राणा सरकार का यूज कर लो, तुम्हें बहुत कुछ पता चल जाएगा। उसकी बात सुनकर रूहान के चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, इसका मतलब सब कुछ राजस्थान से जुड़ा हुआ है और प्रतापगढ़ हमारी मिस्ट्री है। कहते हुए उसके चेहरे पर भयानक डरावनी मुस्कान थी, जिसे वीरेन ने सिर्फ आवाज से ही पहचान लिया था। फिर दोनों ने कुछ देर बातें की और रूहान ने अपना फोन जेब में रखते हुए कहा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे माओ के मुंह से थोड़ा तो राज निकले, बस एक हिंट मिल जाए जिससे मेरा पूरा काम बन जाएगा। उसके बाद उस वॉइस चिप को मैं उसके गर्दन से निकाल दूंगा। मैं मेरे माओ को तकलीफ में नहीं देख सकता और पता नहीं ये तकलीफ कई जिंदगी भर के लिए ना रह जाए। कहते हुए वहीं पर खड़ा होकर सोचे जा रहा था, तभी उसके कान में सानवी की टूटी फूटी आवाज पड़ी, सब कुछ रेडी है। उसकी आवाज सुनकर रूहान ने उसकी तरफ अपना चेहरा घुमाया तो सानवी उसे देखे जा रही थी, जिसे देख रूहान अपने आंखों में नशा लिए उसकी तरफ बढ़ने लगा। क्या होगी सानवी और रूहान का सेकेंड हनीमून, वो भी विदाउट सेफ्टी? क्या सानवी को पता चलेगा रूहान ने सानवी के बॉडी के साथ क्या किया है? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।